नमस्कार दोस्तों, सत्ता में आने के साथ ही मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि बरसों पुराने कानूनों को ख़त्म करने का समय आ गया है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि भारत में अब राजद्रोह कानून को ख़त्म किया जाएगा। इस कानून के ख़त्म होने से देश में क्या नए बदलाव होंगे, एक आम व्यक्ति पर क्या असर होगा, ये कानून किसी व्यक्ति पर कब लगाया जाता है, आप अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर इस कानून के तहत आपको सज़ा कितनी होती है, आज हम इन सब मुद्दों पर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ ऐसे पुराने कानूनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिनसे आपको एहसास होगा कि नए भारत की नई पीढ़ी के लिए इन कानूनों को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है। राजद्रोह पर कि अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। और इस कानून में इसके साथ साथ अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की संप्रभुता, एकता को, अखंडता को चैलेंज करना, ये सब को कानून के अंदर किसी न किसी दाएं बाएं तोड़ मरोड़ कर जोड़ते थे। इसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी। पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी है। अंग्रेजों के ज़माने का इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1914 कहता है कि आंध्र प्रदेश में एक इंस्पेक्टर के दांत बिल्कुल दूध की तरह चमकते होने चाहिए। अरे भाई, इंस्पेक्टर साहब को डंडा चलाना है या किसी अपराधी को दांत काटकर भागना है? इसके आगे सुनिए ये एक्ट क्या कहता है। एक्ट कहता है कि उस इंस्पेक्टर की छाती सिकुड़ी हुई, घुटने सटे हुए और पंजे हथौड़े की तरह हुए तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों का ये नमूना भर है। उस दौर के कानून तो ऐसे ऐसे हैं कि अगर आप पालन करने लगें तो समझिए जेल में ज़्यादा और घर परिवार के साथ कम रहेंगे। एक कानून के मुताबिक गंगा में चलने वाले बोट का टोल टैक्स 2 आना से ज़्यादा नहीं हो सकता। बता दें कि 2 आना दशकों पहले ही चलन से बाहर हो गया है। तो अब तो आप भिक्षा में 50 पैसा भी किसी को नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं तो सामने वाला आपको 1 रुपया लौटा देगा, ये तय मानिए। अंग्रेज़ों के ज़माने का एक कानून कहता है कि कुछ राज्यों में पुलिसकर्मियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हवा में गिराए गए पैम्फलेट उनके इलाके में न गिरे। इस कानून का मकसद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्रोपेगेंडा कैंपेन को रोकना था। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत पतंगें भी एयरक्राफ्ट के दायरे में आती हैं और इनको उड़ाने के लिए भी परमिट लेना होगा। वहीं इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 के तहत अगर आपको 10 रुपये से ज़्यादा कीमत की कोई चीज़ मिलती है और आप इसके बारे में राजस्व अधिकारी को नहीं बताते हैं तो आपको जेल हो सकती है। ये सारे कानून थे भारतीयों पर शासन करने के लिए, बट आज भारत के लिए शासन है, भारत के लोगों के लिए शासन है। अब आइए जानते हैं राजद्रोह के कानून के इतिहास के बारे में। इस कानून को 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो यह कानून अंग्रेज़ों के समय का है, जिसका मसौदा मूल रूप से 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। चूँकि अंग्रेज़ों का भारतीयों पर उस समय शासन था, इसलिए भारतीयों के प्रति लोक कल्याणकारी भावना न के बराबर थी और इसीलिए अंग्रेज़ों ने इस कानून को ब्रिटिश ताज के लिए एक ढाल के रूप में भारतीयों के लिए इस्तेमाल किया। इस कानून का प्रयोग उस दौर में उन लोगों के खिलाफ किया जाता था जो लोग सरकार के प्रति अच्छी राय या विचार नहीं रखते थे और उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से मुखर होकर बोलते थे। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है। भारत को 1947 में आज़ादी मिली, अंग्रेज चले गए, इसके बावजूद यह कानून भारतीय दंड संहिता में बरकरार रहा। हालांकि अब ये उन लोगों पर नहीं लगाया जाता था जो सरकार के खिलाफ बोलते थे, बल्कि इस धारा का प्रयोग उन लोगों के खिलाफ किया जाता था जो इशारों, चिन्हों, संकेतों या बोलकर, लिखकर यानी किसी भी माध्यम से नफरत फैलाते हैं या भारतीय कानून या सरकारी आदेश की अवमानना करते हैं या फिर लोगों को उत्तेजित या उनमें असंतोष की भावना भड़काने की कोशिश करते हैं।
भारतीय राजद्रोह कानून 1860 में आया, लेकिन इसके लिए कोई धारा निश्चित नहीं की गई। 1870 में इसे लाया गया और कहा गया कि गलती से मूल आईपीसी के ड्राफ्ट में इसे हटा दिया गया था। सेक्शन 124A के तहत राजद्रोह को संज्ञेय अपराध माना गया और इसके तहत बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को मिला। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता की मांग करने वाले देश प्रेमियों को इस कानून के हंटर से हाँका गया और उनकी आवाज़ दबाई गई। भारत में सबसे पहले इस कानून का प्रयोग साल 1897 में बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया गया था और उन्हें 6 साल की सज़ा हुई थी। इसके अलावा 19 मार्च 1922 को महात्मा गांधी के खिलाफ भी इस कानून का प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह के खिलाफ भी इस कानून का प्रयोग किया गया था। उस दौरान भी ब्रिटेन में इस कानून की बहुत आलोचना हुई थी। कई बार ये सवाल हमारे जेहन में उठता है कि राजद्रोह कानून और देशद्रोह कानून में क्या अंतर है, ये एक ही हैं या एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। आपको बता दें कि देशद्रोह कानून का प्रयोग सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ किया जा सकता है जो देश के खिलाफ किसी गतिविधियों में शामिल हों या फिर ऐसे किसी संगठन से संपर्क रखते हों जो देश के खिलाफ काम कर रही हो। इसके साथ ही आतंकी विचारधारा वाले व्यक्ति या संगठन से संपर्क रखने वाले व्यक्ति पर भी देशद्रोह का केस दर्ज होता है। वहीं युद्ध या उससे जुड़ी गतिविधियों में विरोधी देश को सहयोग करना भी देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसमें दोषी पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, जबकि राजद्रोह की सजा मामूली है। ये अगर हम इसमें बदलाव की बात करें तो सरकार ठीक है वो धारा ही सिर्फ धारा बदलेगी, पर उसके बाद जो इसका फ्रेमवर्क है वो बहुत ही एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। और एक ये उम्मीद है कि सरकार इसके अंदर जो एक सोशल मीडिया को लेकर के है वो ऐसी बहुत ही उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी और साथ में ये करेगी कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप देश की अखंडता को भंग करने के लिए किसी भी ऐसे शब्दों का उपयोग करें कि जिससे कि देश की अखंडता पे खतरा हो। आप एक आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए या फिर हिंसा फैलाने के लिए ऐसा कुछ भी कहें कि जो देश हित और जनहित के खिलाफ हो, तो ऐसी पूरी संभावना है कि सरकार इसको बदल देगी और एक नई धारा के अंदर इस कानून को एक स्ट्रिक्टली और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इम्प्लीमेंट करेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक हमारे संविधान ने किया है जी, पर हमारे जुबान से ऐसा कुछ ना निकले। और दूसरा, अब ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन का जमाना है कि आप यूएस में, कनाडा में कुछ कहिए, एक रेबल, आपका देशद्रोह कोई भी ग्रुप हो, मैं नाम नहीं लूंगी, उसका जो सीधा प्रभाव है वो विद इन सेकेंड्स मैसेज आपकी पूरी कंट्री पे वो फ्लोट हो जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए सरकार को पूरा हक है। हाँ, यहाँ पे एक इस चीज की बाउंड्री को सेट करना होगा कि आपकी जो लिमिट है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, वो देश की अखंडता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, किसी भी तरह से आपके शब्द किसी हिंसा को जन्म ना दे, हिंसा को बढ़ावा ना दे, किसी गुट में धर्म के आधार पर आपसी मतभेद पैदा ना करे कि जिससे किसी की जान का खतरा हो, लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई हार्म पहुंचाए। तो वहां पे एक लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। जब नए कानून आएंगे, क्योंकि अभी तो कल सिर्फ एक घोषणा की गई है, अभी ऐसा कोई ब्लूप्रिंट भी सामने नहीं आया है कि जिसको स्टडी करा जा सके, पर हाँ, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सरकार ने दे दिया है कि हाँ, ये सब अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब आप पहले देखिए कि जैसे किसान आंदोलन के टाइम पे दंगे हुए, चाहे वो खालिस्तानियों को लेकर के कहां से कहां एक जो टूल किट का प्रोपेगेंडा चलता है कि अगर एक बाहर में जो विदेशी हैं वो देश के, हमारे देश के मुद्दों पे इंटरफेयर कर रहे हैं, चाहे वो एक फाइनेंशियली सपोर्टेड हो या किसी भी टाइप से हो, तो सरकार देखिए किन कैटेगरीज के अंदर उसको रखेगी और जो एक इसका जो फ्रेमवर्क होगा वो बहुत बड़ा होगा और हाँ, उसका बहुत हमें ग्राउंड लेवल पे असर देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि अभी तक ये होता था कि भाई ठीक है, अगर आप एक पार्टी के हैं, आपने दूसरी पार्टी के बारे में कुछ भी गलत कह दिया तो आपके कुछ शब्द ऐसे हैं तो आपके ऊपर एकदम देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। तो यहाँ पे बहुत इन चीजों को स्ट्रिक्टली
देखा जाएगा। और अभी पिछले कुछ समय में हमारे देश में भी जैसे समुदाय को लेकर के, धार्मिक समुदायों को लेकर के भी बहुत ऐसे आंदोलन भी हुए, कई जगह दंगे भी हुए, बहुत लोगों की जान भी गई। तो इस चीज को देखते हुए सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है। 18वीं शताब्दी के जो कानून है वो हम अब 21वीं शताब्दी में भी उनको ढो रहे थे। और जो मोदी सरकार का ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है कि ये इलेक्शन से कुछ समय पहले, हालांकि उन्हें भी कुछ साल लगे चीजों को समझने में, चीजों को सेटल करने में, जो सबसे बड़ा जो लकूना है, जो ये हमारे जो आईपीसी होगी, सीआरपीसी होगी, एविडेंस होगी और जो रिलेटेड कानून है जो न्यायालय के समक्ष और जितने भी मामले लंबित हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि केसेस को खत्म करने की कोई सेट टाइम लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने इस कानून पर कोई वर्क नहीं किया और इसे हटाने का फैसला जल्दीबाजी में किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ महीने पहले ही भारत के लॉ कमीशन ने राजद्रोह कानून पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि राजद्रोह से निपटने वाली आईपीसी की धारा 124(a) के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों के साथ इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है ताकि प्रावधान के उपयोग के संबंध में अधिक स्पष्टता लाई जा सके। और धारा 124(a) के दुरुपयोग संबंधी विचार पर गौर करते हुए रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि केंद्र द्वारा दुरुपयोगों पर लगाम लगाते हुए आदर्श दिशा निर्देश जारी करने की ज़रूरत है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे अपने कवरिंग लेटर में 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने सुझाव दिए थे कि आईपीसी की धारा 124(a) जैसे प्रावधान की अनुपस्थिति में सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली किसी भी अभिव्यक्ति पर निश्चित रूप से विशेष कानूनों और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें अभियुक्तों से निपटने के लिए कहीं अधिक कड़े प्रावधान हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि आईपीसी की धारा 124(a) को केवल इस आधार पर निरस्त करना कि कुछ देशों ने ऐसा किया है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करना भारत में मौजूद ज़मीनी हकीकत से आंखें मूंद लेने की तरह होगा। आयोग ने यह भी कहा कि औपनिवेशिक विरासत होने के आधार पर राजद्रोह को निरस्त करना उचित नहीं है। इसे निरस्त करने से देश की अखंडता और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। सही है, जब देश बदल रहा है तो कानून क्यों पुराना? जब ब्रिटेन में भारतवंशी प्रधानमंत्री हैं तो ब्रिटिश काल के कानून को आज हम क्यों फॉलो करें? ये नया भारत है जिसे चाहिए स्वदेशी, मेक इन इंडिया। तभी होगा हमारा देश आत्मनिर्भर और हम इस संकल्प में हम सबको एक साथ आना होगा, तभी हम होंगे एक दिन कामयाब। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।